अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आगे हमने क्या पढ़ना है। आगे यही टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है और इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आखिरी रह गया था सवाल कि भाई डेप्रिसिएशन इज़ अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सवाल ये भी उठता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सिंपल एंड शॉर्ट अगर मैं सिर्फ जनरली बताऊँ, मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ, सही है। जनरली अगर मैं इसको ज़रा बताऊं तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जनरली ये क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सही है। अच्छा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कब बनेगा उसका जिक्र इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। तो जनरली डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, सही है। और ये एक्सपेंस अराइज होता है फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ एसिड। फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ एसिड से मतलब क्या ले रहा हूँ मैं, फिजिकल वेयर एंड टेयर से ऑफ एसिड से मैं मतलब ले रहा हूँ या तो यूजेज के थ्रू कोई एसेट इस्तेमाल हो रहा है या किसी मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट अपने स्टोर में लेके आ गए हैं, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो यूजेज के थ्रू वो वेयर एंड टेयर यानी यूजेज के थ्रू वो पुराना होता जा रहा है, ओल्ड एज होता जा रहा है या ख़राब होता जा रहा है। या पे कोई एसेट आप दुकान पे लेके आ गए हैं और आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे। जब आप उसे यूज़ नहीं करें तो जाहिर सी बात है फिर भी उसमें जंग लगेगा, फिर भी वो ख़राब होगा। तो हम इन चीज़ों को कहते हैं फिजिकल वेयर एंड टेयर। तो डेप्रिसिएशन जनरली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कब बनेगा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी बात, जब कोई एसेट आप डी रिकॉग्नाइज कर दे, यानी जो जब भी आप किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दे, बेच दे, हटा दे अपने बुक से, तो जो एसेट हट गया, जो एसेट बिक चुका, जो एसेट अभी आपके पास नहीं है, हम उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं निकालते हैं, सही। अभी हम आगे की जरा जाने पढ़ते हैं। ये वही आगे नई स्लाइड आ गई है और आप इस नई स्लाइड पे मेरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि कैन डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज। और इसका मतलब मेरा मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज कह रहे या कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहे, एक ही बात, सही है। तो जनरली वो तो डेप्रिसिएशन जो जनरली है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन स्पेसिफिकली आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने नीचे एक कंडीशन देखनी होगी। रीड करते हैं, यस यानी डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज हो सकता है इफ एसेट बीइंग यूज इन द डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एसेट। मैंने नीचे आप लोगों के लिए बेहतरीन एग्जांपल लिखी है जो कि मेरे टाइम पे मेरे सर ने मुझे बताई थी कि एक फॉर एग्जांपल एक क्रेन है, सही है, और एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है और क्रेन क्या है, क्रेन उस बिल्डिंग में काम कर रहा है, क्रेन बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, सही है। जब क्रेन बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो क्रेन भी क्या है, एक एसेट है, एक पीपीई है, सही है। क्रेन पीपीई की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पीपीई की डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि क्रेन भी एक ऐसा एसेट है जो कि पीपीई यानी IS 16 के अंदर जो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है, सही है। जब ये उसे फुलफिल करता है और ये फिर ये भी डेप्रिशिएट होगा, लेकिन चूंकि क्रेन इस्तेमाल हो रहा है किसी बिल्डिंग के बनने में, सही है। तो जिस वक्त तक क्रेन इस्तेमाल हो रहा है उस बिल्डिंग के बनने में, हम उस वक्त तक के पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है हम बिल्डिंग के कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप एक क्रेन लेके आ गए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए और उस बिल्डिंग में क्रेन 7 महीने तक लगा रहा, 7 महीने तक काम करता रहा, तो जो 7 महीने की जो डेप्रिसिएशन होगी, सही है, हम उसको बिल्डिंग का पार्ट बना देंगे। यानी 7 महीने की कौन सी, 7 महीने की क्रेन की डेप्रिसिएशन को हम बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, सही है। जब हम किसी चीज़ को कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, सही, जब भी हम किसी चीज़ को कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं हम उसे कहते हैं कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर पीपीई की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि भाई वो कौन से एसेट हैं जो कि पीपीई कहलाए जाएंगे, और जो एसेट पीपीई कहलाए जाते हैं, सही है, वही डेप्रिशिएट होते हैं। और पीपीई वही एसेट है जो कि IS 16 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। हाँ, अभी हम आगे की जाने बढ़ते हैं। बहुत से लोग जब IS 16 का स्टैंडर्ड निकाल के खोल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि भाई आप ना रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन भी कभी मत करना। रेवेन्यू बेस्ड वहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में इससे ममानत की गई है, प्रोहिबिट किया गया है, सही है। वेल हम इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेवेन्यू होता क्या है, कोई आपसे पूछे कि भाई रेवेन्यू का मतलब क्या, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि भाई रेवेन्यू एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि किसी बिजनेस का प्राइम पर्पस ऑफ बिजनेस होता है या किसी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। यानी रेवेन्यू एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करती है।
फॉर एग्जांपल मेरी एक इंडस्ट्री है और मैं लेदर बनाने का काम वगैरह करता हूँ, सही है, लेदर वगैरह का काम वगैरह करता हूँ और फिर उसमें लेदर से शूज़ बनाता हूँ, तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लेदर और शूज़, सही है। तो लिहाजा ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और जो मुनाफा मुझे इससे मिलेगा मैं उसे क्या नाम दूंगा, मैं उसे नाम दूंगा रेवेन्यू। और जो मुनाफा मुझे इसके अलावा मिलेगा उसको हम जनरली नाम देते हैं इनकम। यानी जो मुनाफा मुझे मिल रहा है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सही है, जो कि मेरा प्राइम पर्पस ऑफ बिजनेस के अलावा जो मुझे मुनाफा मिल रहा है मैं उसे कहूँगा इनकम। और जो मुझे मिल रहा है मेरा बिजनेस एक्टिविटी, कोर बिजनेस एक्टिविटी को देखते हुए जो मुझे अर्निंग मिल रही है, उस अर्निंग को मैं नाम देता हूँ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज एन एक्टिविटी दैट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सही है। वेयर एज इनकम refers to the earning that arises other than the activity relating to ordinary course of business। मैंने आपको डेफिनेशन ही बता दी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को फिर से रिपीट कर ले, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, मैंने आपको रेवेन्यू बता दिया कि भाई रेवेन्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई इनकम क्या होता है। अब ये प्रोहिबिट क्यों किया गया मैंने आपको अभी ये नहीं बताया, बताने जा रहा हूँ। देखिए भाई, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जब वो कोई रेवेन्यू अर्न करती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने रेवेन्यू अर्न किया है 15,000 रुपये, आपकी शॉप ने रेवेन्यू अर्न किया है 15,000 रुपये, तो मुझे एक बात बताइए, ये 15,000 क्या आपको सिर्फ ये एक मशीन के इस्तेमाल से मिले? क्या ये 15,000 आपको सिर्फ किसी पीपीई के इस्तेमाल से मिले? नहीं भाई, इस 15,000 को हासिल करने के लिए आपने बहुत सारे और भी अखराजात किए थे। आपने एडवर्टाइजमेंट की होगी, अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट की होगी, और उस एडवर्टाइजमेंट का पीपीई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। जब किसी बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती है, बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका पीपीई से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। तो यानी रेवेन्यू की जो फिगर 15,000 है जो आपने अर्न की है, ये डिराइव हुई है उन कॉस्ट से भी जिनका ताल्लुक कुछ है ही नहीं। ये डिराइव हुई है उन कॉस्ट से भी जिनका ताल्लुक ही नहीं है किससे? पीपीई से, पीपीई के यूजेज से। फॉर एग्जांपल और एक्सप्लेन करता हूँ, आपकी शॉप है, आपने अपने शॉप में कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए फ्रिज ले लिया, सही है, और फ्रिज में आप कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो जो उस फ्रिज की डेप्रिसिएशन है ना, सही है, आप उसको रेवेन्यू को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी शॉप की जो रेवेन्यू है वो सिर्फ उस फ्रिज से नहीं आ रही, वो उस फ्रिज के अलावा आइटम से भी आ रही है। आप चिप्स भी बेच रहे हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, आपने अपने एजेंट्स भी रखे हुए हैं, यानी आप सेलिंग कॉस्ट भी कर रहे हैं, आपके अदर एडमिन कॉस्ट भी आ रही हैं। अभी मैंने आप लोगों के लिए चीज़ को लिख भी दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, अब इसको हम ज़रा रीड करते हैं। बेसिकली इफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू फिगर, यानी अगर आप रेवेन्यू की फिगर जिस तरह 15,000 को देखते हैं, इसको कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन में, सही है, देन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है और हो सकता है कि आपकी डेप्रिसिएशन अंडर या ओवर स्टेट हो जाए, सही है, क्योंकि ये जो फिगर है ये रिलायबल नहीं है। इस फिगर के अंदर अदर देन पीपीई कॉस्ट भी इंकर हुआ है, सही है। As revenue figure is derived from costs and expenses other than depreciation too, सही है, क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसी फिगर है जो कि हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से अराइज होती है और जिसके लिए हम सेलिंग कॉस्ट भी इंकर करते हैं, एडमिन कॉस्ट भी इंकर करते हैं, एजेंट भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, तो बहुत सारी कॉस्ट वगैरह इंकर होती है, तभी तो रेवेन्यू की फिगर डेराइव होती है। लिहाजा रेवेन्यू फिगर एक कलेक्टिव फिगर है इन तमाम कॉस्ट का, इंडिविजुअल फिगर नहीं है किसी एक कॉस्ट का, तभी हम पीपीई की डेप्रिसिएशन को हम इस 15,000 पे 15,000 के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, सही है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा एक स्ट्रेट लाइन मेथड, सही है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सही है, एक होता है आउटपुट मेथड, सही, और एक होता है सम ऑफ डिजिट मेथड। 4 मेथड होते हैं जनरली, और 4 ही मेथड है मेरे ख्याल से, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन, एक रिड्यूसिंग बैलेंस, एक आउटपुट मेथड और एक सम ऑफ डिजिट मेथड, सही है। ये मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। और किसी भी एसेट, किसी भी पीपी की जब आप किसी चीज़ को जब आप यूज़फुल लाइफ, किसी भी एसेट के किसी भी पीपी को जब आप डेप्रिशिएट करते हो उसकी एक यूज़फुल लाइफ भी होती है, सही है, और रेजिडुअल वैल्यू भी उसकी हो सकती है, सही है। तो अगर इनके अंदर कोई चेंज आ जाए फिर क्या किया जाए, इन चेंजेस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, सही है।